आज हम कक्षा 9 में सामाजिक विषय की अर्थशास्त्र पाठ्य पुस्तक की अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी का अध्ययन करेंगे। इस कहानी का उद्देश्य से संबंधित कुछ मूल विचारों का परिचय करवाना है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। इस अध्याय के मुख्य बिंदु हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और उसकी आत्मा गांवों में निवास करती है। मतलब भारत के अंदर अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं और खेती करते हैं। कृषि ही अपनी देश की आय का मुख्य साधन है। इस पाठ को समझने के लिए अब हम पालमपुर नामक एक काल्पनिक गांव को आधार बनाकर पढ़ेंगे। आधार बनाया गया है। यह गांव बुलंदशहर जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। ये जो अपने काल्पनिक गांव, इसको समझने के लिए अपना गांव में चलेंगे और ये गांव यूपी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले में है। यह एक बड़ा गांव है। रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ प्रत्येक मौसम में सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुरा से जोड़ती है। पालमपुर में कृषि प्रमुख उत्पादन क्रिया है। मतलब पालमपुर में अधिकांश लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं। गांव में कुल 450 परिवार रहते हैं और इन परिवारों में से 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। पूरे गांव में जो जनसंख्या है उसके हिसाब से लगभग 450 परिवार इस गांव में रहते हैं और उनमें से भी केवल 150 परिवार ही ऐसे हैं 150 परिवार ऐसे हैं जिनके पास खेती के लिए भूमि नहीं है। या तो वो दूसरों के काम करते हैं या अन्य कार्य करते हैं। बाकी 240 जो परिवार हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। बाकी जो 240 परिवार हैं उनके पास भी जो भूमि की मात्रा है वो 2 हेक्टेयर से कम है। गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग दलित या अनुसूचित जातियों का है और गांव में ज़्यादातर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। गांव की जो जनसंख्या है उसका 1/3 भाग लगभग 150 की संख्या में दलित है और भूमि के स्वामी है। अधिकांश जो भूमि है, जमीन है, उच्च कुल के लोगों के पास है, उच्च जाति के पास है। वो ऐसे लगभग 80 परिवार हैं। उनके मकान जिनमें कुछ बड़े हैं ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। जो उच्च जाति के जो परिवार हैं उनके मकान बड़े भी हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। और जो अनुसूचित जाति या दलित वर्ग के जो लोग हैं ये 1/3 भाग में हैं। उनके मकान गांव के कोने में हैं, छोटे से हैं और ये कच्चे घरों में रहते हैं। कुछ मिट्टी के, कुछ घास फूस के मकान बना के रहते हैं। इनके अधिकांश घरों में बिजली भी नहीं है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलाते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार से छोटे कार्य के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा पालमपुर में एक हाई स्कूल है, 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक स्वास्थ्य केंद्र है, एक निजी अस्पताल भी है और पालमपुर गांव के 25% लोग गैर कृषि कार्य में लगे हुए हैं, जैसे कि डेयरी, दुकानदारी इत्यादि। गांव में जो लोग खेती करते हैं उनके अलावा 25% लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है या जो खेती नहीं करते हैं। वो अन्य कार्य करते हैं, जैसे डेयरी है, दुकानदारी है, दुकान लगाना, सामान बेचना या छोटा मोटा कोई उद्योग धंधा द्वारा वो अपना कार्य करते हैं। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इसके अलावा एक निजी अस्पताल भी है जहाँ पे लोगों का उपचार किया जाता है। इसके अलावा पालमपुर गांव में मुख्य बुनियादी सुविधाएं हैं, जैसे सड़कें हैं। गांव में पड़ोसी गांव और शहरों को जोड़ती हुई सड़कें उपलब्ध हैं। गांव में अंदर भी सड़कें हैं जाने आने के लिए। इसके अलावा अन्य गाँवों या शहरों में जाने के लिए भी सड़कें। यातायात के विभिन्न साधन उपलब्ध हैं। वैसे साधन जो अपने को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने जाने के काम में आते हैं वो यातायात के साधन कहलाते हैं, जैसे तांगा, बैलगाड़ी, जीप, बस, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर इत्यादि कई साधन इस गांव में मौजूद है जिनका लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने जाने के लिए प्रयोग करते हैं।
इसके अलावा पालनपुर गांव में हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों क्रियाओं के बारे में विचार करेंगे। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जैसे गैर कृषि क्रियाएं कहा गया है, लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि शामिल है। हम उत्पादन के कुछ सामान्य बातें जानने के लिए इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर आज विचार करेंगे। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक है। अपना किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? ऐसी वस्तुएं या सेवाओं का उत्पादन करना जिनकी अपने को आवश्यकता है। इसके लिए अपने को 4 चीज़ें चाहिए, जैसा कि सामने चार्ट में दिखा है। पहला भूमि, दूसरा श्रम, तीसरा भौतिक पूंजी और चौथा मानव पूंजी। अब पहला पॉइंट, पहली आवश्यकता है भूमि। भूमि तथा अनेक प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। अब भूमि के साथ साथ अपने को पानी भी चाहिए, वन भी चाहिए और खनिज भी चाहिए। अब दूसरी आवश्यकता है श्रम। श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है और दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। अब अपने को किसी भी चीज़ का उत्पादन करें तो अपने को श्रम की मतलब काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो कुछ कार्य के लिए तो अपने को पढ़े लिखे कार्मिकों की लोगों की ज़रूरत पड़ती है और कुछ कार्य के लिए अपने को मेहनत करने वाले मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। मेहनत करने वाले, शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है और ये अपने को श्रमिक उत्पादन के लिए अपने को आवश्यक श्रम प्रदान करते हैं। अब तीसरा भौतिक पूंजी। तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी है, अर्थात उत्पादन के लिए प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है? अब भौतिक पूंजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? इसके भी 2 भाग हैं, एक स्थायी पूंजी, दूसरी कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी, अब स्थायी पूंजी किसे कहते हैं? जैसे औजार, मशीन, भवन। जैसे औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधन औजार जैसे किसान का हल से लेकर प्रशिक्षित मशीनें, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजार और मशीनों और भवनों का उत्पादन कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। जैसे किसान को खेत में काम करने के लिए हल चाहिए, आजकल से टेक्नोलॉजी आ गई, ट्रैक्टर है और भी कई कृषि यंत्र, कई प्रकार की मशीनें होती है और ये चीज़ें अपने स्थायी रहती है। इनका प्रयोग अपन कई बार कर सकते हैं, इसलिए इसको स्थायी पूंजी की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा कार्यशील पूंजी। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है उसको मिट्टी की आवश्यकता होती है, कपड़े बनाने वाले को सूत की आवश्यकता होती है। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। तो कच्चा माल तथा नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। जो कच्चा माल अपने जो काम में आ रहा है उसके अलावा कुछ सामान लाने के लिए अपने को पूंजी की आवश्यकता होती है, नगद पूंजी की। इसको नगद पैसों को और कच्चे माल को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम तथा भौतिक पूंजी को एक साथ योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। आजकल इसे मानव पूंजी कहते हैं। मतलब उत्पादन कर लिया, अभी बाद में अपन उसको बेचने के लिए अपने को इसमें एक साथ योग्य बनाने के लिए अपने ज्ञान और उद्यम टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो ये कहलाती है मानव पूंजी। इसके 2 भाग है, एक तो ज्ञान और एक उद्यम। उत्पादन श्रम, भूमि और पूंजी को संयुक्त करके संगठित होती है, ये उत्पादन के कारक कहे जाते हैं। अब आती है पालनपुर गांव में जो क्रियाएं वो अपन कृषिगत क्रियाएं, जो कृषि और पशुपालन
और दूसरी कृषिगत क्रियाएं हैं दुकानदारी, डेयरी, यातायात, कंप्यूटर सेंटर, लघु विराम इत्यादि। तो अपन कृषिगत क्रियाएं पालमपुर गांव में खेती के बारे में अध्ययन करेंगे। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रक्रिया, काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। पहले भी अपने अध्ययन कर रखा है कि पालमपुर गांव में अधिकांश लोग खेती करते हैं और खेती करने के लिए पालमपुर में समस्त भूमि में खेती की जाती है। कोई भी भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती है। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ये खरीफ की फसल कहलाती है। तो बरसात बारिश होती है, जब किसान अन्न पैदा करते हैं, खेती करते हैं, तो वो उस मौसम में जो फसल बोई जाती है वो खरीफ की फसल कहलाती है। उसके अंदर मुख्यतया ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में जो गेहूँ उगाया जाता है वो रबी की फसल कहलाती है। नवंबर दिसंबर के महीने में जो फसल बोई जाती है वो रबी की फसल कहलाती है। मुख्यतः इसके अंदर गेहूँ, सरसों वगैरह बोए जाते हैं। इसके अलावा एक वर्ष में 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा करते हैं कि वहाँ सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था है। पालमपुर गांव में सिंचाई की पूर्ण अच्छी व्यवस्था है, इसलिए वो 3 फसलें एक साथ बोते हैं, इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा तीसरी होती है बहुविध फसल प्रणाली। वर्ष में किसी भी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। एक ही वर्ष में एक भूमि पे एक से ज़्यादा फसलें उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली के अंतर्गत एक ही भूमि के टुकड़े पर एक वर्ष में एक से अधिक फसल उत्पादन बढ़ाने का तरीका जो है बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। इस प्रणाली के द्वारा पालमपुर के किसान एक वर्ष में कम से कम 2 फसलें उगाते हैं और तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा कर रहे हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों में तीसरी फसल में मुख्य रूप से आलू पैदा कर रहे हैं। अब 1960 के दशक में हरित क्रांति ने किसानों को प्रभावित किया, इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे।